हेलो एस्पिरेंट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाषा विज्ञान। हिंदी साहित्य से भाषा विज्ञान के पोर्शन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं की मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो हम सबको पता है वैदिक संस्कृत। इसका उत्तर होगा आपका बी, वैदिक संस्कृत। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं की मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वो है वैदिक भाषा। उसके बाद है आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो आपके ये द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, द्रविड़ परिवार से। उसके बाद देखिए, तो भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो वो होता है आपका मौखिक रूप। जो आप बोलते हैं वो आपका मूल रूप कहलाता है भाषा का। अब आगे बढ़े तो खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो ये 19वीं शताब्दी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद ये खड़ी बोली जो थी वो साहित्यिक रूप में विकसित हुई। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो वो तो आपका 14 सितंबर 1949। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत और परिमार्जित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो आपके सरस्वती पत्रिका में। उसके बाद उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो वो दक्कनी हिंदी के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि उत्तर भारत की जो खड़ी बोली हिंदी थी वो दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई थी? तो वो दक्कनी हिंदी नाम से। उसके बाद आगे चले तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता दी गई थी? तो वो आपके फारसी भाषा को उस समय राजकाज की भाषा के रूप में कार्य। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये अनुच्छेद 343 के अनुसार। उसके बाद ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य की भाषाएं थी? तो ये मध्यकाल की। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो आप सभी को पता है ये 5 वर्गों में रखा जाता है। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियाँ हैं? तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो ये अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे अपभ्रंश। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश में बोली जाती है? तो बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से माना जाता है। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो वो है भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, जो कि हम सबको पता है कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है जिसे हमें अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उसके बाद देखें तो लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी थी? तो चित्रलिपि। पहली लिपि जो थी वो आपकी चित्रलिपि थी। उसके बाद मैथिल कोकिल के नाम से किसे पुकारा जाता है या किसने कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल नाम से आपको विद्यापति को पुकारा जाता है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि कृष्ण भक्ति की अपार संपदा किस भाषा में है? तो वो आपके ब्रज भाषा में। इसीलिए आपके भक्तिकालीन जितने भी साहित्य है उन सभी साहित्य में ब्रज भाषा जो थी वो मूल भाषा के रूप में काम कर रही थी। उसके बाद आगे बढ़े तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियाँ हिंदी की बोलियों किस वर्ग से हैं? तो ये पश्चिमी हिंदी की बोलियों के वर्ग से हैं। उसके बाद देखिए तो मुग़ल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? तो वो थी फ़ारसी। अब देखिए, इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो वो है खरोष्ठी लिपि। उसके बाद आगे बढ़े तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तमिल नहीं लिखी जाती, बांग्ला नहीं लिखी जाती, पंजाबी नहीं लिखी जाती, मराठी लिखी जाती है। उसके बाद मेवाती और हरौती बोलियाँ हिंदी में किस वर्ग की बोलियाँ हैं? तो वो है राजस्थानी। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास किस प्राचीन से लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से, इसलिए इसे सबसे प्राचीन लिपि भी कहा जाता है। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? तो हिंदीतर भाषी राज्य में आपके महाराष्ट्र हैं। संविधान के अनुच्छेद 343
2 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक की जाएगी? तो 25 जनवरी 1964 तक। तो ये एक अनुच्छेद के अनुसार कहा गया था कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा जब तक सभी लोगों को हिंदी का ज्ञान न हो, और इसकी एक अवधि पकड़ के रखा गया था जो थी 25 जनवरी 1964। तो हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, तक्षशिली भाषा और पंचशील भाषा का प्रयोग होता है? तो वह मानव भाषा के लिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों किस कवि की है? तो जामे रस कछु होत ताही सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा को होई। तो ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यहाँ देखिए कि खड़ी बोली गद्य के विकास में पूछा रहा है, तो खड़ी बोली के गद्य लिखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में सदल मिश्र को जाना जाता है, तो ये सदल मिश्र होगा। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था? पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था? तो वो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के अनुसार। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? तो वो अपभ्रंश। पुरानी हिंदी को अपभ्रंश माना गया है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई? तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उदय होता है। उसके बाद आगे बढ़े तो भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो यह है आपके वाक्य विज्ञान में। भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो वाक्य विज्ञान से। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? तो पाली प्राकृत भाषाएं आज सब वैदिक संस्कृत की देन है। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो हिंदुस्तानी भाषा का। हिंदी और उर्दू मिश्रित जो भाषा थी उसे हिंदुस्तानी कहा जाता था। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है कौरवी। इसे कहा जाता है कौरवी। अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अवधी बोली का केंद्र स्थान कहाँ है? तो वह अयोध्या। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में किया जाता है या होता है? तो दिल्ली मेरठ की आसपास की लोक बोली को खड़ी बोली कहते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पहली बार पुरानी हिंदी कहा था। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो वो स्वयंभू थे। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1963 को। राजभाषा अधिनियम के संशोधन कब हुआ? तो संशोधन हुआ था 1967 में। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उनमें कितने सदस्य थे? तो उनमें 21 सदस्य थे। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद के किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी के विवाद से हिंदी की जीत हुई। पंडित किशोरीलाल वाजपेयी जी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध किस योग से नाम से अभिहित किया? तो वो थे लाल योग। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो वो 19वीं शताब्दी से, जब गद्य साहित्य का विकास होता है। मंडियाली का संबंध किससे है? मंडियाली का संबंध किससे है? तो मंडियाली का संबंध पहाड़ी हिंदी से है। भी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती हैं? तो अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आज के लिए बस इतना ही।